अच्छा जी, लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और उस जो कल हमने कहानी देखी, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं। कैसे जो है ना वो थर्ड स्टेट जो है उन्होंने सेपरेट अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया और एक टेनिस कोर्ट में जाके ऑथ लिया और अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है और खुद को ही डिक्लेयर themselves एज ए नेशनल असेंबली। उस नेशनल असेंबली ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और कन्वर्ट हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसके थ्रू इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट पावर में आई, जैसे कि हम जानते हैं कि जकोबियन जो थोड़े से रेडिकल्स थे वो पावर में आए। उन्होंने आकर जो है और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को जरा अमेंड किया, खत्म किया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक नया सिस्टम बनाया। और उसी दौरान जो हमें हमें रेन ऑफ टेरर भी नजर आता है, जो कि रेडिकल्स लीड कर रहे थे रेवोल्यूशनरी आइडियाज को, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को। सो दैट इज ऑल द स्टोरी जो हमने एक रफली कल देखी थी। आज जरा हम इस स्टोरी को नेक्स्ट जो इवेंट्स हुए हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि किस तरह एक अच्छा, प्लस हम ये भी देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो फिर इन्हीं इवेंट्स की अंदर से नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। और फिर यूरोपियन हिस्ट्री राइट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह नेपोलियन हिस्ट्री को बनाता है, यूरोप की क्रिएट करता है, किस तरह वो नेपोलियन अपना रोल प्ले करता है। तो उससे जाने से पहले दो तीन बातें नेपोलियन के हवाले से। एक तो ये कि नेपोलियन को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक तो ये है कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या थी, उसने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स क्या की हैं और डोमेस्टिकली वो किस तरह जो है ना उसने चेंजेस की हैं अपने फ्रांस के अंदर। सेकेंडली हम उसकी वॉर्स को स्टडी करेंगे, उसकी फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करेंगे, उसकी जितनी भी बैटल्स हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज से उनके साथ हम उसको वो देखेंगे कि किस तरह नेपोलियनिक वॉर्स जो है वो चलती रही थी। अच्छा, आप जानते हैं कि ये जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं ये बेसिकली जो है ना नेपोलियनिक वॉर्स इटसेल्फ बेसिकली जो है ना आपकी इस वजह से बनती हैं कि जो फ्रांस के क्लर्जी और नोवेलिस्ट थे वो लोग जब फ्रांस की रेवोल्यूशन आई और इस तरह जो है ना रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ तो वो लोग बाहर जा जाकर बता रहे थे बाकी किंगडम्स को कि तुम्हारा किंगडम भी खतरे में है, कि ये आइडियाज आपके घर तक भी पहुंच जाएंगे और आपके घर को भी आग लग सकती है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप अटैक कर दें। और ये जो वॉर्स हैं जितनी भी ओवरऑल चलती हैं ये वॉर्स बेसिकली इसी बैकग्राउंड के अंदर लड़ी जाती हैं कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रांस वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं अगेंस्ट द फ्रांस। और उसको लीड करता है फ्रांस को उस वक्त नेपोलियन, और वो फिर नेपोलियनिक वॉर्स कहलाती है। ठीक है, यानी ये कहानी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अ, आगे जो हम इसको जरा स्टडी करेंगे, ये वो सारी बातें ये जो हमने कल डिस्कस की थी आपके स्क्रीन के सामने ये वही शो हो रहा है कि किस तरह जो है ना वो फिर स्टारवेशन, फ्रस्ट्रेशन और फिर जो है ना वो पेजेंट्स को बैसल की तरफ लेके गया 1789 के अंदर। और वो फिर जो है सारा लुई द 16 एग्जीक्यूट हुआ और वो गिलोटाइन हुआ, यानी इस तरह के सारे काम होते रहे। अच्छा, अब ये जो वो बन रहा था सेकंड जो गवर्नमेंट बनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद, जो गवर्नमेंट आई जैकोबियन की और रेन ऑफ टेरर आया, उसके बाद जाहिर है जब बहुत ज्यादा काम खराब हो गया तो जो है ना जो मॉडरेट थे जेरोंडेंट्स, उन्होंने आके कहा कि भाई इसको जरा चीजों को देखो, ये बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है और सिस्टम बड़ा जो है ना वो कहीं और जा रहा है। तो मॉडरेट्स ने अपनी स्पेस बनाई पॉलिटिकल उसमें। उस दौरान ही यानी कि जब ये सारी चीजें चल रही थी
ओवरऑल। तो उस दौरान ही उन्होंने एक जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो जैकोबियंस ने आके बनाया था, अब ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, पहला तो वो जो नेशनल असेंबली ने बनाया, फिर जैकोबियंस ने आके वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद जो सारा कुछ बनाया, और उसके बाद ये फिर एक थर्ड वन बन रहा है जिसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाई गई। अच्छा, ये जो थर्ड था ये बेसिकली जो है ना, इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाई गई जो कि सेनेट का काम करेगी, ठीक है। इसी तरह एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई जो कि एग्जेक्टिव का काम करेगी, और सॉरी लेजिस्लेशन का काम करेगी, और इसी तरह एक एग्जेक्टिव जुडिशरी बना दी जो बाकी काम करेगी। तो जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तहत ये है। अब इसमें बाकी जो लास्ट टू वाले हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर जो है ना ये आपका नेपोलियन ऐड किया जाता है। नाउ अब यहाँ पर जरा हम ब्रेक लगाते हैं और सवाल हमें ये देखना चाहिए कि नेपोलियन डायरेक्टरी में कहाँ आ गया। नाउ हम बैक क्लॉक को बैक करते हैं और वापसी जाते हैं कि नेपोलियन जो है ना वो कहाँ से आया और किस तरह डायरेक्टरी तक वो पहुंचा और डायरेक्टरी का मेंबर बना, जो बाद में इस डायरेक्टरी को कू करके उड़ा देगा और खुद को जो है ना मोनार्क डिक्टेटर बना देगा और उसके बाद खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो आप जो है ना इसको डायरेक्टरी बन गई है, यहाँ तक आप इसमें देखें कि नेपोलियन ऐड हो गया। नाउ क्लॉक को हम बैक करते हैं और जब समझते हैं कि नेपोलियन यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्योंकि हमने हिस्ट्री जो आगे है वो नेपोलियन वाली पढ़ी। हुआ हजूर ये था कि नेपोलियन जो है ना वो एक छोटा सा आइलैंड था फ्रांस का ही, तो कॉर्सिका, वहाँ पर 1763 के अंदर पैदा हुआ और मिलिट्री स्कूल के अंदर और मिलिट्री जो है ना सर्विसेज के अंदर एंटर हुआ। उसके बाद जो है ना हुआ ये कि जब ये दौर चल रहा था रेन ऑफ टेरर का, उस दौरान जो है ना रेन ऑफ टेरर के दौरान ही जो है ना ब्रिटिश की सरबराही के अंदर उसकी एज अ हेड और लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर तमाम यूरोपियन पावर्स इकट्ठी हो गई, एक कोalition बना ली, उसको फर्स्ट कोalition कहते हैं। 5 कोalition बनी थी, तो ये फर्स्ट कोalition थी जिसके अंदर बाकी तमाम कंट्रीज थे। उन कंट्रीज ने मिलकर जो है ना सब ने जो है वो अटैक कर दिया इस सारे फ्रांस की रेवोल्यूशन आइडियाज और इन सारी के बेस के ऊपर। और रीजन मैंने आपको बताया कि वो लोग जो क्लर्जी नोबेलिटी उन्होंने जाके उनको कहा कि भाई काम जरा खराब है। ठीक है, अच्छा, अब जरा मैप आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, और इस मैप के अंदर बेसिकली जो है ना ये मैप उस दौरान है जब रेवोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है और वॉर्स स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेपोलियन जो है ना, चूंकि मिलिट्री का एक सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन के थ्रू आया था, सेकंड लेफ्टिनेंट बना हुआ था। अच्छा, हो ये रहा था कि ये जो सदर्न फ्रांस है, अगर आप देखें ये वाली जगह जो कॉर्सिका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये एक बुल्गारियन रिपब्लिक भी है, नीस भी है, और ये टूलोन भी है। ठीक है, ये इस तरह का ये वाला इलाका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टूलोन, क्योंकि यहाँ से ही नेपोलियन बेसिकली अपने आप को मनवाता है, अपनी जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है वहां से, इस यहाँ इस जगह से अपने आप को मनवाता है। ठीक है, ये जो फ्रांस है, फ्रेंच रिपब्लिक, इसके जो सदर्न पार्ट है ये वाला पार्ट, हो ये रहा था कि तमाम फोर्सेस कोalition की वो यहां से एंटर होने की कोशिश कर रही थी फ्रांस के अंदर। अब जो फ्रेंच की आर्मी थी अंडर द जैकोबियंस, वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जो है ना वो इनको डिफीट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो वो गए हैं आपके मिलिट्री लीडर्स गए थे, वो सारे जो है ना हार के आ रहे थे और कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था कि एलाइज को फ्रेंच सॉइल के अंदर एंटर होने से बचाया जा सके। ठीक है, यानी ये इशू था उसी दौरान 1793 92 93 के टाइम के ऊपर। उस वक्त जैकोबियंस ने नेपोलियन को कहा, नेपोलियन एक आम सा उस वक्त आदमी था, ठीक है, कि एक मिलिट्री लीडर को जो है ना वो भेज दिया, उसको कहा कि आप जाके ये देखाएं। वो गया, उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, टूलोन इसको कहते हैं, बैटल ऑफ टूलोन। ठीक है, यहाँ पर सदर्न एरिया के अंदर ये यहाँ पर है। ठीक है, जहाँ पर मेरा कर्सर है, आई होप कि आपको जो है ना मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा। इस कर्सर को जो है ना आप देखें, ये वाली जो जगह है यहाँ पर जो है ना नेपोलियन ने स्ट्रेटेजी अपनाई
कि जो कोalition फोर्सेस थी वो यहाँ से एंटर होने की इस तरह कोशिश कर रही थी, और ताकि हम पेरिस तक पहुंच जाएं और सेल्स तक पहुंच जाएं और वो सारा अटैक कर दें। अच्छा, हुआ क्या कि जो है ना टूलोन जो है वहां पर नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने बजाय इसके कि उनके सामने से अटैक करता, नेपोलियन ने उनके पीछे से आया, पहले तो उनकी फोर्स को कट किया, इस वाली को पहले डिफीट किया, फिर सामने जब वो फोर्स अकेली रह गई थी, और फिर जो है ना नीचे से यानी कि यहाँ इस रीजन से और नॉर्दर्न रीजन से, इन दोनों रीजन से उसको कोलैप्स कर दिया, क्रैश कर दिया। और इस तरह जैसे ही ये बैटल ऑफ टूलोन जो है ना उसकी सक्सेस की, उसकी विक्ट्री की न्यूज जाती है पेरिस के अंदर, तो लोग कहते हैं कि यार ये कौन था, इसको लाओ। वो फौरन उसको बुलाते हैं और उसको प्रमोशन कर देते हैं और जो है ना उसको बड़ी पोजीशन पर ले आते हैं। यहाँ से नेपोलियन जो है ना वो बेसिकली डायरेक्टरी में उसको एंट्री मिलती है। अच्छा, साथ ही उसको नेपोलियन को जब उसने बैटल ऑफ टूलोन लड़ी और उसने देखा, उसका देखा गया कि यार ये बड़ा सक्सेसफुल रहा और बड़ा जबरदस्त सिस्टम रहा इसका, तो उन्होंने फौरन जो है ना आपके, एक मिनट जस्ट, अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने फिर उसको एक और जो है ना वो वॉर के ऊपर भेज दिया, और वो वॉर बेसिकली थी जो लिबिया इजिप्ट, जो आज लिबिया इजिप्ट है, अगर आप देख सकें कि ये जो पर्पल कलर है ना मेडिटेरियन सी के साउथ के अंदर, जहां पर नॉर्थ अफ्रीका लिखा हुआ है, ठीक है, ये जहां पर नॉर्थ अफ्रीका यहाँ लिखा हो, ये सारा एरिया बेसिकली आज जो है ना इजिप्ट, लिबिया वगैरह यहीं पर ही है, ठीक है। अच्छा, ये ये जो है ना कंपेन इसके ऊपर फिर भेजा गया, इससे पहले इटालियन एक कुछ वॉर्स थी, बैटल्स थी, उसके ऊपर भेजा गया कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के कुछ फोर्सेस थे, उनको हराया गया। फिर नेपोलियन को कहा गया कि आप जो है ना यहाँ पे भी जाएं इजिप्ट के अंदर, और फिर फाइनली जो है ना नेपोलियन ने ये सोचा क्यों ना ऑटोमन एम्पायर जो है उसको अपने साथ मिलाकर एज एन एलाई, ठीक है, उनको फिर बाकियों को डिफीट किया जाए, यानी ये चीज को प्लान करने के लिए बेसिकली यहाँ से निकला था, ठीक है। अच्छा, हजूर हो ये रहा था कि जैसे ही यहाँ पर भी एक बैटल ऑफ नाइल जो है वो लड़ी गई, आप जानते हैं कि रिवर नाइल जो है वो इजिप्ट के अंदर है, यहाँ पर भी एक बैटल लड़ी गई, और वो सारी जो है ना वो खैर बैटल इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि उसके अंदर तमाम कोalition फोर्सेस एक जगह पर नहीं थी। खैर वापसी ये आया जब सारी ये बैटल ऑफ नाइल लड़कर और ये सारी इटालियन कंपेन से जब दोबारा वापसी आया, कोई 1799 का पीरियड था, 1799 का पीरियड था, उस वक्त भाई साहब ने आके डायरेक्टरी जो बनी हुई थी जिसका ये मेंबर था, आके कू कर दिया और अपने आप को जो है ना वो डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया 10 साल के लिए, कि 10 साल के लिए मैं ही यहाँ पर रहूंगा। नो, दिस इज द टाइम जब उसने अपनी डोमेस्टिक रिफॉर्म्स स्टार्ट की सबसे पहले। जैसे ही वो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स कंप्लीट करेगा, फिर वो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन बैटल्स और फॉरेन वॉर्स के ऊपर चला जाएगा। ये जो वॉर्स अभी मैंने आपको बताई हैं, बैटल ऑफ टूलोन और इटालियन कैंपेन एंड द बैटल ऑफ नाइल, ये बेसिकली इसका स्टार्टर था टू बिकम अ डिक्टेटर। वन ही बिकेम डिक्टेटर, उसने फिर जो है ना डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की। जैसे ही डोमेस्टिक रिफॉर्म्स कंप्लीट हुई हैं, उसने 1804 यानी 1804 के अंदर खुद को एम्परर डिक्लेयर करके खुद को जो है ना फिर अपना फॉरेन वॉर्स और फॉरेन बैटल्स और ये एस्पायर करना स्टार्ट किया कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज हैं या फ्रांस की जो डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया में और खास तौर पर यूरोपियन सॉइल के ऊपर तो लाजमी करनी है। नो, दैट इज द मोटिव ऑफ नेपोलियन और ओवरऑल जो उसकी गेम थी नेपोलियन की, ठीक है। अच्छा, अब ये वही बातें की जा रही हैं कि व्हेन लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन मैनी यूरोपियन नेशन अटैक फ्रांस टू कीप रेवोल्यूशन आइडियाज। और ये देखें आप मैप के अंदर कि किस तरह से हर तरफ से अटैक किया गया और कोशिश की गई कि जो है ना वो फ्रांस के जो इस वक्त रेवोल्यूशन आई है और इस जो रेवोल्यूशन की वजह से जो आइडियाज डेवलप हो रहे हैं उसको किसी तरह curtail किया जाए। और इसके उसमें जो है ना वो कोalition फोर्सेस बनाई गई जिसको लीड कर रहा था इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है बेसिकली। और
बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी फोर्सेस हुआ करती थी। बाकी आप मैप देख लें कि रशिया उसके अंदर इंक्लूड है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इंक्लूड है, ठीक है जी, इसी तरह प्रोशिया इंक्लूड है, इसी तरह हॉली रोमन एम्पायर है। अब ये मैप आपने जहन में रखना है। यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका चेंजिंग ऑफ मैप है। कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपने मैप के जो है बिना उसको नहीं आपने करना सॉल्व, कोशिश भी ना करना, आपके मार्क्स जो है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना। ये जो मैप्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको अपने जहन में रखने के किस तरह ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है और फ्रेंच रिपब्लिक का एरिया कौन सा है, इसी तरह हॉली रोमन एम्पायर है दरमियान में, इसी तरह जो है ना प्रोशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशिया, ऑटोमन एम्पायर, इसी तरह इटालियन। अच्छा, ये इटालियन को जरा आप देखें क्योंकि जब यूनिफिकेशन होगी ना तो हम इसको जरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह जो इटली है वो डिवाइडेड है। यहाँ पर नेपल्स स्टेट्स हैं, इसी तरह रोम है, इसी तरह यहाँ पर जो है ना ये वाली जो एरिया था ये पैपल्स स्टेट थी, इसी तरह यहाँ पर 3-4 स्टेट्स थी, टुसैनी, परमा, मोडेना, वो सारी स्टेट्स थी। ये स्टेट्स के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ हजूर कि जब नेपोलियन को ये पकड़ लेंगे, हरा देंगे फाइनली 1815 के अंदर, तो ये जो एरियाज मैं अभी आपको इटालियन के बताए ये बेसिकली क्योंकि फ्रांस नेपोलियन को हराने के बाद अब हमने पॉलिटिकल मैप की चेंजिंग देखेंगे यूरोपियन के अंदर, ताकि कोई दोबारा नेपोलियन पैदा ना हो, ताकि अगर कोई पैदा हो भी सही फ्रांस के अंदर तो उसके अंदर इतनी जो है ना वो जुर्रत ना हो, इतनी हिम्मत ना हो कि वो क्रॉस कर सके, वो वॉर्स कर सके। तो इस तरह उसके इर्द गिर्द वाली स्टेट्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था कि वो जो है ना फ्यूचर में कोई भी बैटल ना लड़ सके। तो इस तरह की ये जितनी भी इटालियन स्टेट्स थी ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंडर दे दी गई और भी बहुत सारी चेंजेस की गई। इसी तरह ये हॉली रोमन एम्पायर खत्म कर दिया गया और ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओवरऑल होती रही। अच्छा, अब जरा इसको मजीद देखें, आपके सामने जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। एक अच्छा, अच्छा, अब ये थोड़ा सा जरा इसकी हिस्ट्री है जो मैंने अभी आपको बताई, वो साइड पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको आपने एक नजर देख लेना है कि नेपोलियन जो है ना वो किस तरह ओवरऑल उसकी और वो कहाँ से आया और किस तरह उसकी वो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये देखें 1799 के जो मैंने अभी आपको बात बताई कि 1799 के अंदर वो किस तरह जो है नेपोलियन ने इंटरफीयर की। ठीक है। अच्छा, अब अब ये वो चीजें थी जो आप नेपोलियन की अभी हमने डिस्कस की हैं कि किस तरह जो है ना नेपोलियन के टाइम पर जो है ना चीजें। अब जरा जो डायरेक्टरी के अंदर उसने कू लगा दिया है 1799 के अंदर और उसके बाद जो है ना जो है ना वो एक अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर चुका है। उसके बाद जो उसने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की हैं उसको एक नजर देख लेते हैं, ताकि हमें जो है ना नेपोलियन का थोड़ा सा आइडिया हो कि उसने किस तरह वर्किंग की और किस तरह जो है ना सारा अपना सिस्टम चलाया। ठीक है, अच्छा, आफ्टर द बैटल ऑफ पिलॉन और वो इटालियन कैंपेन और बैटल ऑफ नाइल वो सारी होने के बाद जो है ना इसने घर की तरफ तवज्जो की और घर के अंदर जो रिफॉर्म्स की उसके अंदर कुछ तो आपके सामने लिखी हुई हैं जो हमें नजर आती हैं कि उसने थोड़ा सा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर दी, जिसके अंदर उसने छोटे छोटे लोकल बॉडीज के सिस्टम बना दिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सके। इसी तरह जो है ना वो सेनेट भी बनाई और जो है ना वो एक काउंसिल भी बनाई और बाद में उस काउंसिल को खत्म कर देगा। ठीक है, इसी तरह एक लीगल बॉडी बनाई 300 पीपल की लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको कहते थे। इसी तरह एक सेनेट जो 100 पीपल की बॉडी थी उसके अंदर लाइफ टाइम की मेंबरशिप, यानी कि एक दफा आप सेनेटर बन गए तो फिर आप जो है ना वापसी नहीं है, यानी कि जब तक आप जिंदा है तब तक चलेगी। और लोकल बॉडीज का सिस्टम बनाया। बाकी जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स जो है
वो एक सिस्टम बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, ताकि जो है ना वो मेरिट बेस्ड सिस्टम प्रॉपर बने। इसी तरह पब्लिक स्कूल्स बनाए गए, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना मिलिट्री सर्विसेज को लाजमी किया गया, ये सारा सिस्टम था। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो टैक्स कलेक्शन को जरा बेहतर किया गया, ताकि जो है ना इकोनॉमी को हम बेहतर तौर पर चला सके, और अनड्यू जो टैक्सेस थे या अनकॉल्ड फॉर टैक्सेस थे, अननेसेसरी टैक्सेस थे, वो सारे खत्म किए गए। इसी तरह जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी थी वो फाइनेंशियल कंडीशन की रिफॉर्म्स थी। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म की है नेपोलियन ने, जो शायद कहते हैं कि वो नेपोलियन के लिए तो शायद इतनी इम्पोर्टेंट ना थी, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। हाउ हुआ ये हुजूर कि नेपोलियन ने 1803 के अंदर, यानी 1803 के अंदर अपनी लैंड थी, फॉरेन लैंड, जहां पर ये जो उसकी कॉलोनी थी, बेसिक कॉलोनीज हुआ करती थी ना, वो कॉलोनी थी अमेरिकन, जो इस वक्त सेंट्रल एरिया है अमेरिका के, यानी अगर हम अमेरिकन मैप को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट के अंदर, ये सेंट्रल पार्ट है अमेरिका का, और उस वक्त ये फ्रांस के अंडर था, और जो ईस्टर्न पार्ट है जहां पर ये सारा न्यूयॉर्क है और वो सारी चीजें, वो बरतानिया के अंडर था, और जो वेस्ट पार्ट है वो टोटली जो है ना इंडिपेंडेंट था, और वो रफली डिफरेंट स्टेट्स के अंदर था, कोई कुछ हिस्सा फ्रांस के अंदर, कुछ जो है ना मैक्सिको के अंदर, यानी इस तरह सारे सिस्टम चल रहा था। स्पेन के अंदर भी कुछ था एरिया, पोर्चुगल वगैरह, यानी इस तरह सारा सिस्टम चल रहा है। अब ये जो दरमियान वाला पार्ट था, यानी कि मिडिल पार्ट था अमेरिका के अंदर, ये कॉलोनी थी फ्रांस की। तो 1803 के अंदर नेपोलियन ने थॉमस जेफरसन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उसको ये $15 मिलियन, उस वक्त के $15 मिलियन के एवज जो है वो अपनी लैंड सारी बेच दी, और वो पैसे अपने घर ले आया, ताकि हम इकोनॉमी को चला सकें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम मेरी वॉर्स जो है वो फंड हो सके, और वॉर्स का जरा इस पर चल सके, जो मैंने कंपेन्स करनी है, जो मिलिट्री कंपेन्स मैंने स्टार्ट करनी है, अभी 1804 1805 के बाद ये प्रॉपरली फिर स्टार्ट हो जाएंगी वॉर्स। तो ये इसके लिए चलें, ठीक है, नेपोलियन ने इन पैसों के थ्रू जो है ना जरा सिस्टम को चला लिया और वर्क कर दिया, लेकिन जो अमेरिका था, अमेरिका की हजूर जो लैंड थी ना, वो डबल हो गई। अगर आपने अमेरिकन हिस्ट्री को देखा है, मैंने तो स्टडी किया है, तो अमेरिकन जो हिस्ट्री थी उसके अंदर ये जो लुजियाना, इसको लुजियाना परचेज कहते हैं, कि जो लैंड थी वो लुजियाना थी। Louisiana purchase in 1803 was the fundamental change in the political history of America, कि उसने अमेरिका की जो जोग्राफिकल साइज था उसको डबल कर दिया था। डबल का मतलब यह है कि उनके पास मजीद रिसोर्सेज आ गए, मजीद लैंड आ गई, मजीद जो है ना वो वहां पर उनके मिनरल्स और तमाम जो है ना वो अपना सेटअप को बढ़ा सकते हैं। और आज जो अमेरिका नजर आता है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा मतलब चेंज था पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका की, जो ज्यादा परचेज थी, जो नेपोलियन ने 1803 के अंदर थॉमस जेफरसन को पेश की थी। ठीक है, अच्छा, ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर हमें ये जरा नजर आता है। इसी तरह कुछ करप्ट जो है ना ऑफिशियल्स थे या ऑफिसर जो भी होते थे, उनको जरा पनिशमेंट मिलती थी प्रॉपर, और कोई जो है ना ये वाला सिस्टम नहीं होता था। इसी तरह मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का पब्लिक स्कूल्स बनाए, लेकिन उसके अंदर मिलिट्री सर्विसेज को जो है ना वो लाजमी कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, ठीक है जी। और इस तरह जो है ना बाकी डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स का भी वो किया गया, लेकिन स्टेट का कंट्रोल लाजमी था उन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी, ठीक है। इसी तरह पब्लिक वर्क्स की, यानी पब्लिक वर्क्स का मतलब ये है कि हाईवेज, रोड, कनेक्शंस, कैनाल, सी पोर्ट्स, ये सारे काम किए गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम है वो है हजूर आपका वो है हजूर इसका जो इसने चर्च के साथ सेटलमेंट की है, वो सबसे इसका इम्पोर्टेंट है। रिलीजियस इसको रिफॉर्म्स कहें या इसको कोई और जो भी रिफॉर्म्स का नाम देना चाहे, लेकिन इनको जो चेंज कहा जाता है, जो रिफॉर्म्स इनका नाम है प्रॉपर है जी कंकोर्डेट, CONCORDAT, कंकोर्डेट लॉज और कंकोर्डेट, ठीक है। ये बेसिकली चर्च के साथ सेटलमेंट थी। क्यों?
क्योंकि चर्च जो अपनी डिवाइन पावर के थ्रू लोगों के ऊपर एक्सरसाइज करता था और टैक्स कलेक्ट करता था और अपने आप को एग्जेम्प्ट करता था, उसको इसने जाहिर है खत्म करना था। टैक्स तो जाहिर है सबको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा एक्शन लिया गया वो ये था कि अब ये डिवाइन लॉ के अंडर चर्च की सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि स्टेट लॉ के अंडर चर्च का सिस्टम चलेगा। उसके अंदर ये कहा गया कि जो सैलरीज हैं, जो लॉज एप्लीकेबल होंगे और जो भी सारा सिस्टम होगा रेगुलेशन का, जो पनिशमेंट का सिस्टम है, जो रूल्स का सिस्टम है, वो सारा स्टेट ने डिफाइन करना है, स्टेट ने आपको अपॉइंट करना है, स्टेट ने आपको सैलरी देनी है। यानी आप ये समझिए कि स्टेट ने इसको अपने अंडर कर लिया चर्च को। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपोलियन जो है वो सिर्फ स्टेट के अंडर अपने चर्च को कर रहा था, बल्कि उसने एक चीज और अच्छी की, वो ये था कि उसने वो ये समझता था, नेपोलियन का ये कहना भी था कि जो है ना ये जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, लेकिन अनलेस अंटिल ये रेगुलेटेड रहें। रेगुलेटेड का मतलब ये है कि ये अपनी पावर को एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ना करें स्टेट के उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, और वो बेशक अपना सिस्टम जो भी चलाते रहें, लेकिन अगर स्टेट के सामने वो आएंगे तो स्टेट का रूल जो है ना वो उसको उसको प्रेफरेंस मिलेगी। यानी ये सारी चीजें चेंजेस हुई। ठीक है। यानी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह जो है ना वो स्टेट ने कंट्रोल किया चर्च के सिस्टम को, और जो है ना एक्सट्रीम आइडियाज को प्रोपगेट नहीं किया जाएगा, इस तरह के डिवाइन राइट्स वाले कॉन्सेप्ट्स को प्रोपगेट नहीं किया जाएगा, इस तरह की पाबंदियां भी लगाई और सारा सिस्टम। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के अंदर नेपोलियन की। इसी तरह ये जो कोड सिविल कोड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेपोलियन ने रिफॉर्म्स की। इससे पहले भी जाहिर है लॉ तो था कोई ना कोई, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग, जो अननेसेसरी ओवरलैपिंग ऑफ द पावर्स थी वो चेंज की गई, और जो अननेसेसरी लॉज थे उनको रिमूव किया गया, और रेगुलेशन को जरा कम करके थोड़ा सा सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया। और उसके अंदर जर्मन लॉज से बड़ी और रोमन लॉ से बड़ी इंस्पायरेशन थी, और वहां से जो है ना वो चीजें भी जर्मन और रोमन लॉज, वहां से भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो ली गई, और उसको जो है ना फ्रांस के सिविल कोड के अंदर रखा गया ताकि उसके अंदर रिफॉर्म्स की जा सके। ठीक है, इसके अंदर क्रिमिनल और पेनल कोड्स हैं, इसी तरह कैपिटल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट के लॉज, प्रिजनर्स के लॉज, जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी। अथॉरिटी ऑफ फैमिली के अंदर वो किस तरह होगा, यानी कि वो कहा गया कि हस्बैंड जो है ना उसके पास ज्यादा पावर होगी और वो सरबराह होगा एज अ, ताकि हम सिस्टम को वो चला सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और अगर कोई इशू होगा तो वो किस तरह हम प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट करेंगे और ये सारा सिस्टम चलाएंगे। अच्छा हाँ, याद आया कन्फिस्केशन से, एक बड़ी चीज जो हुई थी वो ये हुई थी कि जब ये क्लर्जी और नोबिलिटी वाले भाग गए थे यहाँ से, तो उनकी तो बहुत ज्यादा जमीनें थी और बहुत ज्यादा यहाँ पर उनकी जो लैंड्स और एसेट्स थे उनकी काफी वैल्यू थी, तो वो फिर स्टेट ने सारी कन्फिस्केट कर ली थी। और उस कंफिस्केशन के ऊपर जो है ना फिर वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना इकोनॉमिक उस टर्म्स के अंदर वो फ्रांस के लिए और खासतौर पर नेपोलियन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा कि उसने उस एसेट के थ्रू, उस वैल्यू के थ्रू, जो एसेट जो था उसके थ्रू अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और अपनी जो फाइनेंशियल जो बर्डन था उसको, या जो भी उसके कर्जे थे वो खत्म किए और सारा सिस्टम चला। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिस्केशन करके वो सारा सिस्टम चला। अच्छा, इसी तरह जो है ना ये सारा सिस्टम आपका बेसिकली जो है वो होता रहा डोमेस्टिक लेवल। ठीक, नो मूविंग टूवर्ड्स इट्स काइंड ऑफ, जिसको हम कहेंगे कि भाई इसकी जो वॉर्स हैं वो कहाँ से चलती हैं और किस तरह सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएंगे किसी को, आपको कोई जो है वो क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में आई, ताकि हम पे आगे मूव करें। ठीक है, यहाँ तक किसी को जो है वो चीज समझ ना आई तो
क्लियर, बाकी को भी क्लियर है? बाकी ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया वैसे, और होप उनको समझ आई होगी। लेकिन मैं जो है वो फिर उनको रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा, इसको भी देख लेंगे डिटेल में। अच्छा चलो, अच्छा ये तो डोमेस्टिक थी, और मैंने बताया कि शुरू में इलेक्शन में बात है, डोमेस्टिक जो चेंजेस थी वो चेंजेस बेसिकली 1804 तक में देखने को मिलती है। उसके बाद जब ये सारा सिस्टम कर लिया और अपने आप को इसने इतना केबल कर लिया कि ये प्रॉपर एक वर्ल्ड कैंपेन पे जा सकता है और फ्रेंच रूल को वर्ल्ड लेवल पर लेके जा सकता है, तो इसने फाइनली फिर अपना सिस्टम स्टार्ट कर दिया। वो सिस्टम था जिसकी बैटल्स का, और वो है जो है नेपोलियनिक वॉर्स के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, अब न सिर्फ इसने यूरोपियन, मैं जैसे कहा कि वर्ल्ड के अंदर, न सिर्फ यहाँ पर फिर कि भाई जो है वो एक जस्ट अच्छा, न सिर्फ यहाँ पर जो यूरोपियन सॉइल है और उसके खिलाफ जो जंग हो रही है, कोalition फोर्सेस लड़ रही हैं, न सिर्फ वो, बल्कि उसने नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी कोशिश की किसी तरह जो है ना वो वहाँ पे भी जो है ना लड़ाई लड़ी जाए और वहाँ पे भी फ्रेंच एम्पायर बनाया जाए, ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो कि ये है कि एक तो जो नॉर्थ अमेरिका है इटसेल्फ, जो अमेरिका आज है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और दूसरा जो उसका सदर्न पार्ट है, ये सेंट्रल अमेरिका है, जहाँ पर ये सारे मैक्सिको और बाकी छोटे मोटे कंट्रीज हैं, हेटी वगैरह है, ये सारे, तो यहाँ पर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमें देखने को मिला कि यहाँ पर भी रेवोल्यूशन और इंडिपेंडेंस आ रही थी। तो फिर इसने ये वाली कंपेन्स जो थी नॉर्थ अमेरिका की साइड वाली, वो अबेंडेंट कर दी, और ज्यादातर जो फोकस रखा वो अपना यूरोपियन सॉइल के ऊपर रखा, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। अब ये जो लुजियाना परचेज मैंने अभी बताई है, ये बेसिकली दिस इज लुक एट दिस, द ईस्टर्न साइड, ये जो अटलांटिक ओशन की साइड है, दीज आर द 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज जो कि अमेरिका को बनाती हैं। ये ईस्टर्न साइड वाली हैं, 13 कॉलोनीज ने, 13 स्टेट्स ने मिलकर जो है ना वो ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़ी थी और अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था। वो 13 स्टेट से ये 50 स्टेट्स का जो सफर है, ये बेसिकली इसी तरह परचेज, एनेक्सेशन, सीजेशन, डील्स, इस तरह जो किया है अमेरिका ने, उसके अंदर जो परचेज वाला सिस्टम था वो लुजियाना परचेज हमें देखने को मिलती है। आई लुक एट दिस द ज्योग्राफिकल जो है ना उसका आप देखें साइज के, जो 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और सिर्फ एक लुजियाना परचेज, उसका कितना डिफरेंस है, ये नीचे कितनी बड़ी है, और ये बड़ा मेन रोल था। इसने डबल कर दिया था साइज को यूएसए की, और यहाँ से फिर जो है ना फर्दर, क्योंकि थॉमस जेफरसन का थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएस के, थॉमस जेफरसन का पीरियड था, और ये फिर एक स्टार सिस्टम है, ठीक। अच्छा, नाउ बैक टू द यूरोपियन सॉइल। अच्छा, अब ये जरा इस मैप को गौर से देखना, आई होप तो आपको मैप ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको बारी बारी देखना है। इसके ऊपर जो है ना नंबरिंग हुई है, अगर आप गौर से देखें इसके ऊपर नंबरिंग हुई है 1 2 3, ठीक है जी, 4 5, ये नंबरिंग हुई है, इसको जरा इसी तरह समझें। अभी मैंने एक और मैप पहले आपको दिखाया था जिसके अंदर फ्रेंच रिपब्लिक था और हॉली रोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर था, इसी तरह रशिया, इसी तरह जो है ना वो ग्रेट ब्रिटेन का किंगडम था, इसी तरह स्पेनिश, पोर्चुगल, ठीक है, ये इसके सदर्न साइड पर है, फ्रांस के, इसी तरह इटालियन जो है वो है, और बाकी ऑटोमन एम्पायर हमें देखने को मिलता है। नाउ लुक एट दिस, अब जरा स्टार्ट होते हैं इसकी वॉर्स के ऊपर, और ये जितनी भी इस बॉय ने वॉर्स लड़ी हैं वो किस तरह सारा सिस्टम को इसने बनाया। इसकी जो मेजर वॉर्स हैं उसको हम कोई ज्यादा नहीं तो 3 4
पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं जो इसकी मेजर वॉर इसने लड़ी है। पहली जो इसकी मेजर वॉर थी वो मैंने आपको बताया कि वो इटालियन और टुलोन की जो कैंपेन थी उसके अंदर हमें नजर आता है, जहाँ से ये नेपोलियन बेसिकली डायरेक्टरी में एंटर होता है, डायरेक्टरी के अंदर ये कू लगाता है, तो वहां से ये अपने आप को डिक्टेटर बनाता है। डिक्टेटर बनाने के बाद ये डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करने के बाद अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है 1804 के अंदर फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, 1804 के अंदर जब वो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता ना, दिस इज द टाइम जब वो वर्ल्ड मिलिट्री कैंपेन के ऊपर निकलता है और नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो बैटल ऑफ ऑस्ट्रोलिट्स है, अगर आपको ये नजर आए ये वॉर ये वाली, ठीक है, ये बेसिकली हो ये रहा है कि ये फ्रांस है और जो वॉर्स हैं वो इस तरह से लड़ी गई थी कि इसने बारी बारी, यानी कि यहाँ से ये गुजरा है, यहाँ पर जो हॉली रोमन एम्पायर था उसको खत्म किया, वहां पर एक जो है ना वो कन्फेडरेशन बना दी थी, स्विस कन्फेडरेशन जो है, और इसी तरह कन्फेडरेशन ऑफ राइने लैंड जो है वो बना दी थी। ये लैंड्स के जो नाम ले रहा हूँ ना मैं, कन्फेडरेशन ऑफ राइने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ये लैंड के ऊपर जंग स्टार्ट हुई थी, यानी जो फ्रांस और जर्मनी के अंदर इशू था बहुत बड़ा, वो इस लैंड का भी इशू था। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर भी ये वाली लैंड का मसला चलेगा और तो वॉर शॉर भी इसी लैंड के ऊपर हुई। तो नेपोलियन ने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप। ये कुछ वॉर्स हैं, बैटल ऑफ ऑस्ट्रोलिट्स, ठीक है, 1805 के अंदर लड़ी गई, आप देख सकते हैं ये 1805 के अंदर बैटल ऑफ ऑस्ट्रोलिट्स। इसके अंदर जो है ना ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर जो है उसको डिफीट किया गया था, और डिफीट के बाद जो है ना उसको जो है ना उसके साथ एक ट्रीटी की गई थी कि ये आप जो है ना हमारी एज अ सैटेलाइट स्टेट के तौर पर एक्ट करेंगे। सैटेलाइट स्टेट का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपरली एलाइज नहीं है लेकिन आप न्यूट्रल एक्ट करेंगे, और जब भी कभी हम आपको कहेंगे फौज भेजने का तो आप फौज भेजेंगे, अलावा इसके एज एन एलाई आप एक्ट नहीं करेंगे, बस आप एज एन सैटेलाइट स्टेट्स के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में फिर दोबारा अटैक किया गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक किया गया, 2 टाइम्स जो है वो रशिया के ऊपर अटैक किया गया। इस तरह जो है ना फ्रांस ने, नेपोलियन ने बेसिकली अपना रूल जो है ना वो सारा, क्योंकि ये 2 ही बहुत बड़े अंपायर थे, और रास्ते में प्रोशिया आता था, आप देख सकते हैं ये वाला प्रोशिया एरिया, रास्ते में ये जाहिर है जब ये रशिया जाता था तो ये प्रोशिया को तो वैसे ही खत्म कर देता था, प्रोशिया पोलैंड वगैरह, ये छोटी मोटी होली रोमन एम्पायर वगैरह, ये सारे इनको तो वैसे ही खत्म कर देता था। और जो बड़ी थी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है उसके साथ और रशिया के साथ में इसका इशू जो है वो चलता रहा, और इसने ऐसा ऐसा जो है वो वॉर्स जीतता रहा। इसके अंदर मैंने बताया कि एक तो बैटल ऑफ ऑस्ट्रोलिट्स थी, इसी तरह जो है ना वो फिर बैटल ऑफ जो है ना रशिया के साथ ही 1807 के अंदर एक रशिया के अंदर इसने कैंपेन की थी, वो थी वॉर मुझे याद नहीं है, लेकिन बैटल के बाद जो ट्रीटी हुई थी ना वो बड़ी फेमस ट्रीटी थी, वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ टिल्सिट। ठीक है, ये बेसिकली ये यहाँ पर ये जो आपको नजर आती है ये 1807 के अंदर फ्राइडलैंड, ये यहाँ पर बेसिकली जो है ना ट्रीटी ऑफ टिल्सिट हुई थी, जिसके अंदर जो है ना नेपोलियन जो है वो 50% से ज्यादा नेपोलियन के पास प्रूशिया का हिस्सा आ गया था, और प्रूशिया जितनी भी वो लैंड थी सारी वो प्रूशिया के 50% से ज्यादा वो सारी आगे थे, और उसकी जो कॉलोनीज थी इवन की ये जो डेनमार्क और ये वाला एरिया भी आपको नजर आ रहा होगा नॉर्थ पे, ये भी सारी उसी के पास आ गई थी, यानी ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है ना ये रशिया के साथ कंपेन की, वापसी आया, वापसी आकर जो है ना एक सिस्टम को इसने डिक्लेयर किया जो कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम था। नाउ ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम हम आगे जाकर भी देखेंगे जब हम फॉल ऑफ नेपोलियन पढ़ेंगे, उसके अंदर जो 3 मेजर रीजंस दी जाती हैं कि उसकी क्या वजह बनी, तो उसमें एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम था। बेसिकली कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, वो ये था कि ये जो फ्रांस ये जो अलग हो रहा है अपना ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको क्योंकि ये फाइनेंस कर रहा था कोalition फोर्सेस को, तो नेपोलियन ने सोचा कि यार बाकियों से लड़ने से बेहतर है कि मैं इसके साथ इसको जो है ना वो इकोनॉमिकली जो है ना इसको हरा दूं। जब ये इकोनॉमिकली हार जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली ये बाकी जो कंट्रीज हैं वो
उनको फाइनेंस नहीं कर पाएगा, उनको फंड नहीं कर पाएगा, और मैं ऑटोमेटिकली जीत जाऊंगा और फिर फाइनली इसके ऊपर अटैक करके जो है सिस्टम को बना लूंगा। उसके लिए जो सिस्टम बनाया हुआ था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कि ये जो यूरोपियन लैंड है, ये जरा आप देखें, यूरोपियन लैंड ऑलरेडी आइसोलेटेड है थोड़ी सी इस ग्रेट ब्रिटेन से। ये सारी लैंड जो है ना, ये सारी लैंड यहाँ से, ठीक है, इसको आइसोलेट कर दिया फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेड। ब्रिटिश ट्रेड के साथ इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया गया, डिसएंगेज कर दिया गया, ताकि कोई चीज, किसी चीज की भी ट्रेड ना हो सके। कहा यह जाता है कि जाहिर है इसका जो मकसद था वो ये था कि ब्रिटिश जो है ना वो फाइनेंस ना कर सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेड करता था इस एरिया के साथ, जिसकी वजह से वो कमाता था, और कमाने के बाद जो है ना वो फिर इन वॉर्स को फंड करता था। तो उसके ऊपर ये कहा गया कि आप जो है ना वो इसको ये मतलब ये इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि ताकि ये फाइनेंस, इसको मशवरा दिया गया नेपोलियन को। नेपोलियन ने कहा ये जबरदस्त सिस्टम है। खैर इसका फेलियर बहुत बड़ा था। फेलियर ये था कि हजूर जो ये 1807 के अंदर कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया गया था। तो ये बेसिकली सिस्टम के तहत ये कहा गया, ये किया गया कि आप जो है ना वो ट्रेड नहीं करेंगे, ना यूरोपियन सॉइल से कोई चीज उधर जाएगी, ना वहां से कुछ चीज आएगी। अब अनफॉर्चुनेटली ग्रेट ब्रिटेन की और भी बहुत सारी दुनिया में कॉलोनीज थी, जैसे कि आपकी यानी कि सब कॉन्टिनेंट है, तो उसके साथ और भी बहुत सारे अफ्रीका के अंदर, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर, ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, सदर्न अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारी कॉलोनीज थी। इसी तरह जो है ना बाकी एरियाज के अंदर, कनाडा के पास भी बहुत सारी कॉलोनीज थी। तो उसको ज्यादा इतना इम्पैक्ट, उसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आता ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। लेकिन जो यूरोपियन सॉइल है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी अपनी वॉर्स की, यानी इटसेल्फ नेपोलियन की जो आर्मी थी उसके अंदर जो हीटिंग मटेरियल्स यूज होते थे, और जो मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते थे, वो बहुत सारा इंपोर्ट किया जाता था फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना जब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम हुआ लगाया इसने, तो ये जो है फेल हो गया। ये यूरोपियन हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्टिनेंटल सिस्टम में, ठीक है। इसको अभी हम आगे भी थोड़ा सा देखेंगे जब इनको निकल जाएंगे इन वॉर से, थोड़ा दोबारा भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जब फॉल ऑफ नेपोलियन डिस्कस की जाती है तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कि वो बहुत बड़ी रीजन बनी थी, क्योंकि इसकी इटसेल्फ इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा था फ्रांस में। अच्छा, जब ये घर वापसी आए, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाने के बाद ये दोबारा निकला है, और जो है ना इसने दोबारा कंपेन स्टार्ट की है। और ये जो कंपेन दोबारा स्टार्ट की थी, ये इसने कंपेन स्टार्ट की थी कि मैं रशिया, यानी जितना भी रशिया है सारा, इसको अपने अंडर कर लूं। अगर ये मेरे अंडर हो गया तो अब रशिया आप जानते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। और तो वो रशिया अगर मेरे अंडर हो गया तो फिर तो सारा सिस्टम ही जो है वो दुनिया को मैं कंट्रोल कर लूंगा और यहाँ से सारे सिस्टम को चलाऊंगा। ये इसका मोटो था। लेकिन आप जानते हैं कि जो एरिया है, जब मिलिट्री वॉर के अंदर ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन जो है ना वो लेंथ होती जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन लेंथ का मतलब ये है कि जो आपका बेस कैंप है, जो काइंड ऑफ ये लॉन्चिंग पैड है, वो फ्रांस है, ठीक है। वो अगर आपका मेन जहां पर आप वॉर लड़ रहे हैं उससे ज्यादा गैप होता जाएगा, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन, ऑर्डर्स और लॉजिस्टिक्स की, और ये सारी जो है ना, और इन्वायरमेंट की जो हार्शनेस है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। तो वो सारा फिर इश्यूज जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आप वॉर बढ़ जाती है। अब डिस्टेंस जरा चेक करें, यानी ये फ्रांस जो है ना यहाँ से ये वॉर स्टार्ट करते हैं, और ऑल द वे लॉन्ग टू द रशिया, एंड नॉट रशिया जस्ट डीप इन रशिया। यानी कि ये जो रशियन वॉर है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये अभी आएगी, ये सारी वही बातें हैं जो अभी ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम, लुक एट दिस, ये इसने कैसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया है। ये आप जो है ना इसके फ्लैग्स देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, जैसे आइसोलेट कर दिया था इसको सारे को, ठीक है। अच्छा अच्छा ये जो 1812 के अंदर ये जो डीप इन रशिया गया है नेपोलियन, बेसिकली इसको कहते हैं ये ग्रेटेस्ट, अनदर ग्रेटेस्ट जो है ना मिस्टेक थी, दोबारा से डिफीट उसको करना, इन्वेट करना और डिफीट करने की कोशिश करना उसको रशियन जार को। क्योंकि ये जब वहां पहुंचा तो इसके स्ट्रेटेजी, जो रशियन स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी
खतरनाक थी, वो थी स्कॉच अर्थ पॉलिसी। ये बेसिकली क्या है, होता ये था कि फ्रेंच आर्मी जो है ना वो पीछे पीछे होती थी और रशियन आर्मी जो है ना वो रिट्रीट कर रही होती है। रिट्रीट का मतलब ये है कि अपने कदम पीछे करना, यानी कि अपनी लैंड पे वापसी आना, और जो सामने वाली फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी जो है ना वो जंग हो, तो जंग हो तो जो आपका पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो डीप इन जो है इंडिया जा रही हो, और इसी तरह इंडियन जो फोर्सेस है वो रिट्रीट कर रही है, यानी कि बैकफुट कर रही हो, तो इसको रिट्रीट कहते हैं। बिल्कुल रिट्रीट करना यानी कि अपने आप को पीछे कर लेना। और जो वो फोर्सेस थी वो एडवांस कर रही थी, जो फ्रेंच फोर्सेस थी। अच्छा, ये जो स्कॉच अर्थ पॉलिसी ये क्या करते थे कि जैसे ही रशिया फोर्सेस पीछे होती थी, वो साथ साथ जितने भी एरिया रास्ते के अंदर जितने भी चीजें आती थी, जैसे कि कोई ब्रिज हो गया, जैसे कि कोई रिवर हो गया, ठीक है, इसी तरह कोई भी जिसमें स्पोर्ट मिल सकती है वार को, वो सारी को जला देते थे, खराब कर देते थे, तबाह बर्बाद कर देते थे, ताकि जब फ्रेंच आर्मी यहाँ तक पहुंचे तो उनके लिए कोई फायदेमंद हो। इस तरह उन्होंने बहुत सारे पुल्स को, ब्रिज को, और जो है ना सारे सिस्टम को बड़ा खराब किया, ये जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मी उसको दोबारा वो बिल्ड करती थी। जैसे कि रिवर है, उसके ऊपर जो है ना कोई ब्रिज है वो तोड़ दिया, तो उसको दोबारा बिल्ड करना, और बिल्ड करके फिर वहां से फोर्स को गुजारना, ये सारा काम करना, ठीक है। तो मॉस्को जो है ना वो डीप, मॉस्को जो वहां तक पहुंचे ये लोग, और ये डीप इन रशिया जब पहुंचे, तो वहां पर जाकर इसने काफी कोशिश की कि किसी तरह जार जो है वो सरेंडर कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब फ्रेंच इस बॉय को, नेपोलियन को पता लगा कि इट्स टू लेट, एंड अगर हम यहाँ थोड़ी दिन और ठहरे तो रशियन विंटर आ जाएगी। नाउ दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी ऑफ रशिया फ्रॉम सेंचुरीज। जब तक हमें हिस्ट्री हमने पढ़ी है, ये बड़ी मेन स्ट्रेटेजी है रशिया की। वो कहते हैं जी, वेट एंड वॉच टिल द रशियन विंटर कम्स। अब भी ये यूक्रेन वॉर जो हुई है स्टार्ट, जब ये जुलाई अगस्त का सिस्टम चल रहा था, और ये और बड़े बोल रहे थे ये जो है ना वेस्टर्न के ये वो, लेकिन ये जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही थी, इनकी टोन चेंज होती जा रही थी। आप जानते हैं कि इवन के जो मिडिल ईस्ट के अंदर पॉलिटिकल चेंज हुआ है कि ये चाइना ने एंट्री मारी है, इसकी बहुत बड़ी रीजन जो है ना वो रशिया की पॉलिसी है। क्या हुजूर, रशिया ने जो है ना ये सिस्टम बनाया हुआ है कि विंटर जो है ना वो उसको एज अ मिलिट्री टैक्टिक यूज करता है। आप जानते हैं कि विंटर जो है उसके अंदर आपकी हीटिंग जो नीड है वो ज्यादा बढ़ जाती है, आपको जो है ना वो हाउस को जो है ना वो करना है, इसी तरह जो नॉर्मली हीटिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो डिपेंडेंसी है उसकी यूरोपियन की, वो बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर है, ऑलमोस्ट 40%, ठीक है। अब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है ना वो है, तो वो क्या रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग, जो भी गैसोलीन की प्राइस है या बाकी पेट्रोल की प्राइस है, वो भी स्काई रॉकेटिंग कर रही थी। उसके अंदर जो बहुत बड़ा रोल है वो आप जानते हैं कि सऊदी अरब का रोल है प्रोडक्शन के अंदर। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो डायरेक्टली कॉल करके बॉय को कह रहा है, अपने एमबीएस को, कि अब भाई जरा प्रोडक्शन को थोड़ा सा ज्यादा करें, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो और प्राइसेस भी कम हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जो है ना रशिया की साइड पर उस वक्त खड़ा था। तो वहां से पॉलिटिक्स भी काफी चेंज हुई जब ये फर्स्ट साइड पे हुआ, चाइना ने एंट्री मार दी। नाउ लुक एट दिस हाउ द ग्लोबल वर्ल्ड इज कनेक्टिंग, रशिया इज डूइंग समथिंग, एंड द चेंजिंग इम्पैक्ट इन द मिडल ईस्ट, ठीक है। यानी इस तरह मैं बात करने की ये है कि इस तरह होती। This Scotch Earth policy basically affected Russia, sorry, French army, French military। जब नेपोलियन को पता लगा काम खराब हो गया साथ, और जो है ना बात बहुत बढ़ गई है, तो वो वापसी जो है ना उसने की, और 1812 से उसने वापसी करना स्टार्ट की फौरन, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये था कि जब वो वापसी आ रहा था तो जाहिर है बाकी कोalition फोर्सेस को भी पता लग गया था, इवन के जो उसके सेटेलाइट स्टेट्स भी थी, जैसे कि स्पेन है,
जैसे कि ऑस्ट्रिया है, इसी तरह बाकी जो सैटेलाइट स्टेट्स थी, उनको भी पता लग रहा था कि यार ये बंदा अब जो है ना इसका एंड हो गया है, इसने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, इतनी दूर जाकर इसकी मिलिट्री फोर्सेस को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, वो भी बहुत ज्यादा लोग मर गए हैं, और दूसरा इसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नो, मेक अ फाइनल शॉट, और जो है ना इसको हम पकड़ते हैं और हराते हैं। जब वो वापसी आ रहा था और वो पहुंचा तो कोई ये जो 1813 जहाँ पर लिखा हुआ है लिप्जिग, ठीक है, यहाँ पर फाइनल वॉर होती है बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड ऑल द कोएलिशन फोर्सेस। इसको बैटल ऑफ नेशंस भी कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी वॉर थी जिसके अंदर फाइनली नेपोलियन को जो है वो हरा दिया जाता है, और नेपोलियन का सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है। और उसको जो है ना एक आइलैंड है, वो आइलैंड का नाम जो है ना अभी हम देखेंगे। ये जरा मैं स्लाइड्स को थोड़ा थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो उसकी रशियन मिलिट्री कैंपेन थी, ये उसका डिटेल है किस तरह जो 1812 से ये विलेना, और ये किस तरह आगे डीप इन रशिया गया मॉस्को तक, और वहां जाके ये जो ब्लू है ये इसके जाने का है, और रेड वाला वापसी आने का है। किस तरह जो है ना वो फिर ऐसा ऐसा फोर्सेज इसकी कम होती गई, और जो है ना इसको किस तरह इम्पैक्ट पड़ा, ये स्टेप वाइज इसकी सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये नो नो ये जब 1813 के अंदर उसको बैटल ऑफ नेशन के अंदर नेपोलियन का एंड हो गया, सारा सिस्टम एंड हो गया, और उसको अब्डिकेट कर दिया गया। जब वो अब्डिकेट हुआ, और अब्डिकेशन के बाद बॉय को जो है ना आइलैंड पे भेज दिया गया एक, वो आइलैंड था एल्बा। ये आइलैंड आपको नजर आ रहा होगा, एल्बा, ये जहां पर मेरा कर्सर है, एल्बा, ठीक है, यहाँ पर कॉर्सिका, कॉर्सिका के अंदर ये बॉय पैदा हुआ था, और एल्बा के अंदर इसको छोड़ दिया कि भाई तू चुप करके अब बोलना नहीं है, तूने बहुत हो गया तेरा तमाशा, ये जो तूने हरकतें की है ना, बहुत की कर ली तूने, ठीक है, अब चुप करके यहाँ पर अपनी बाकी जिंदगी गुजार दे, ठीक, और कोई जो है ना वो हैंकी पैंकी नहीं कर, ठीक है। सबने समझाया, उसने कहा ठीक है भाई छोड़ दो मुझे, गुस्सा करके जो है ना नेपोलियन चला गया, उसको वहां जाकर बैठा। अब जाहिर है नेपोलियन था, रशिया तक पहुंचा हुआ था, जहन में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा। उसने सर जी 1 साल के अंदर वापसी एंट्री मारी मेन फ्रांस लैंड के, ये जो फ्रांस की जो लैंड है मेन लैंड, वहां पर एंट्री मारी, दोबारा से लोगों को कहा कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये मोनार्की को साथ दे रहे हो, दोबारा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उससे दोबारा एक जंग लड़ी, आखिर ये लास्ट बैटल, तो दोबारा उसने कहा कि दोबारा वही जंग लड़ते हैं। नाउ द पीपल वर एक्चुअली टायर्ड, लेकिन जिसने साथ दिया उसने साथ दिया। ये लास्ट जो है ना वो बैटल थी, और ये बैटल ऑफ वाटरलू 1815 के अंदर लड़ी गई, एंड दैट वाज द लास्ट बैटल। इसके बाद जो है नेपोलियन को इसको सेकंड एग्जाइल इसको किया गया, और ये एस्ट्री हेलेना आइलैंड है, साउथ अटलांटिक के अंदर एक आइसोलेटेड था, यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान एक छोटा सा आइलैंड, ठीक है। उस आइलैंड के अंदर जो है इसको एग्जाइल किया गया। इसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो वहाँ अमेरिका भेज दो। उसको कहा कि हाँ तू इस शिप में बैठ, तू अमेरिका छोड़ के आते। जब वो एस्ट्री हेलेन पहुंचा, उसने कहा यही अमेरिका है जिसको तुम्हें लुइसियाना पर चेक भेजी थी, ये वही है अमेरिका। तो अब जो है ना किसी को अमेरिका अमेरिका करता रहे बाकी, और यहाँ से निकलने की कोशिश ना करना, क्योंकि सारी बोर्ड्स वगैरह कोई सिस्टम नहीं था, और वो आइसोलेटेड जो है ना वो बहुत बड़ा समुंदर था, उसके पास कोई वो नहीं थी। तो तकरीबन उसको कोई बीमारी लगी है, और वो जो है ना फिर तो 6 साल बाद, 6-7 साल बाद पोलैंड से मर गया। फिर बाद में ज़ाहिर है उसको वापसी लेकर आए, इसकी जो मूवमेंट्स थी और वो सारी, जब ये सिस्टम थोड़ा स्टेबल हुआ। सो दिस इज एक्चुअली जो नेपोलियन वॉर्स है, और नेपोलियन जो सिस्टम चलता रहा, वो सारा ये, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बाद का जो सिस्टम चलता है वो कांग्रेस ऑफ वियना का है, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, और उस सिस्टम को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारी बातें जो मैं अभी आपको बताई हैं, ये वही सारी जिसमें डिस्कस की थी, ठीक है। जहां तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ ले, यहाँ तक हमारा जो है वो सिस्टम
कंप्लीट होता है। After Ingori was exiled to the remote island of West Carolina in the south in planting where he died after 6 years. 6 years के बाद देखो कितना अच्छा बंदा था। मैं बेचारे को पता कि साइलेंट में छोड़ा था 2-3 लेवल वर्ल्ड तक क्या होगा। Now tell me कि किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Any question? ये सारी जो है ना वो स्लाइड्स ये बेसिकली जो है ना फ्रेंच का जो सिस्टम बना था और उसका एक मैप है। ये बेसिकली इसने सिस्टम बनाया था। ये देखें जो मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था ट्रीटी ट्रीटी किस चीज़ की ट्रीटी कांग्रेस ऑफ वियना वाली जिसके थ्रू ये सारा एंड हो वो फिर हम कल देखेंगे। वो बेसिकली कांग्रेस ऑफ वियना की ट्रीटी थी और उसके अंडर फिर कंसर्ट ऑफ यूरोप क्रिएट की गई। चार जो है मीटिंग थी और कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर जो सिस्टम बनाया गया जिसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। उन प्रिंसिपल्स के अंदर उसके बाद मैंने वीडियो भी के अंदर शेयर की थी और आप लोगों ने देखी शॉर्ट सी वीडियो थी। तो प्रिंसिपल बेसिकली लेजिटिमेसी था, कंपनसेशन था और रिस्टोरेशन था और बैलेंस ऑफ पावर का। इन ये 3-4 प्रिंसिपल से जिसके अंदर जो कांग्रेस ऑफ वियना की जो ट्रीटी की गई 1815 के अंदर, ठीक है, उसके तहत फिर वो सारा सिस्टम चलता है 1848 का, ठीक है। अच्छा ये जो मैप आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली फाइनल हमें जो नेपोलियन टाइम का जो फाइनल मैप है यानी कि उसकी जो रीच का मैप है वो ये है। तो उसकी एक्सट्रीम लिमिट थी ये यहाँ पर आप देखें कि फ्रेंच किंगडम एक साथ, ठीक है। अच्छा ये जो है आप इसकी फ्रेंच एलाइज के तौर पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर है, उसी तरह किंगडम ऑफ नॉर्वे डेनमार्क है और ये हमें स्पेन जो है ना वो किंगडम ऑफ स्पेन में एज ए सैटेलाइट स्टेट नजर आता है। इसी तरह जो है किंगडम ऑफ इटली है, इसी तरह स्विट्जरलैंड कॉन्फेडरेशन है, स्विस कॉन्फेडरेशन जिसको हम कहते हैं, इसी तरह कॉन्फेडरेशन ऑफ राइने है। ये बेसिकली ये जो चेंजिंग की गई है ये कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर दोबारा से ये चेंजिंग होगी क्योंकि ये वाली जो चेंजिंग है ना ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हमें नजर आता है कि ये बड़ी में इशू था यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस। तो ये वाली जो चेंजिंग है पहले हॉली रोमन अम्पायर था उसने ये तोड़कर जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइन बना दी और इसी तरह जो है ना वो स्विस कॉन्सेंट्रेशन बना दी, किंगडम ऑफ इटली बना दी। यानी कि ये सारी चीजें जो इसने चेंज की हैं ये दोबारा से चेंज होंगी और कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर जो रिस्टोरेशन लेजिटिमेसी कंपनसेशन वो जो सारा सिस्टम है एंड एंड रिवर्स द क्लॉक, ठीक है, रिवर्स द क्लॉक फ्रॉम 19 टू 1970 1789, ठीक है, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई ना 1789 उस तक जो है ना क्लॉक को रिवर्स कर दो और जो कुछ उस वक्त था वो इस तरह वापसी लेकर आओ और दैट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। इसके अंदर खैर जो नेपोलियन वॉर है उसके अंदर ना सिर्फ ये बैटल ऑफ जो है ना ये छोटी छोटी बैटल जो है ना बैटल ऑफ वाटरलू जो लास्ट वाली थी उससे पहले लिस्बeth जो थी बैटल ऑफ नेशन 1813 वाली, उससे पहले कुछ पेनिनसुला वॉर भी हुई थी जो यहाँ पर बेसिकली सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। असल में इसने किया ये था नेपोलियन ने ये जो बनाता था ना जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन है, कॉन्फेडरेशन स्विस कॉन्फ्रेंटेशन है, इटली की जो कॉन्फ्रेंटेशन इसने किंगडम ऑफ इटली बना दिया, इसी तरह किंगडम ऑफ स्पेन बना दिया। यहाँ पर ये अपने रिश्तेदारों को बिठा देता था, अपने भाई को बिठा देता था, अपने चाचे मामे फूफे को सबको लगा देता था, ठीक है। तो बेसिकली इसने ये सिस्टम किया हुआ था। तो वो इतने ज्यादा केपेबल तो नहीं थे जितना नेपोलियन था। तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये होता था कि आहिस्ता आहिस्ता उनका किंगडम जो है ना वो अपनी वर्थ को लूज करता था और जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट होती थी। जो पहली सिविल वॉर है जो किंग के खिलाफ स्टार्ट हुई थी जो इसका रिश्तेदार था वो किंगडम ऑफ स्पेन है। यहाँ से बेसिकली पेनिनसुला वॉर स्टार्ट होती है
और नेपोलियन खुद आता है फिर एंड में संभालने के लिए मामले को, क्योंकि मामला बहुत बढ़ जाता है, किंग के खिलाफ सारे लोग हो जाते हैं और आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। किंग को भी कहते हैं कि तुम यार अपॉइंट किए गए यहाँ से नेपोलियन के स्पेनिश पीपल को नहीं चाहिए, नेशनलिज्म की रेस स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए, ये बता रहा है कि किस तरह जो है 1812 नेपोलियन वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस, ही कंकर्ड जो है वो इटली, स्विट्जरलैंड, ट्राइने, वार्सा, स्पेन, ऑल ऑस्ट्रियन एम्पायर, यहाँ पर इतने सारा, ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रोशिया, नॉर्वे, डेनमार्क, कोई चीज छोड़ी नहीं है। सो दिस वाज द मेन जो है। ये फिर उसके बाद ये कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे, कांग्रेस हुसैन का उठा रहा है कि किसने चेंज किया, 1810 में कैसा था से, और 1815 के बाद कैसा सिस्टम बनाया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये मैप जो है ना सर जी, आपने मैप को नहीं छोड़ना। ये जो देखिए कितनी ज्यादा चेंजिंग हुई है, पहले कैसा था नेपोलियन के टाइम पर, और ये जो सेंट्रल यूरोप है किस तरह चेंज करके रख दिया गया। और बेसिक पर्पज ये था कि फ्रांस के इर्द गिर्द ऐसे कंट्रीज क्रिएट किए जाएं जो उसको जोग्राफिकली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो कंट्रीज, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी उसको हमने कर्टेल भी करना हो तो हम जो है ना उसको शुरू में ही कर्टेल कर पाए, इससे पहले कि वो बहुत आगे जो है ना निकल जाए। तो ऐसे कंट्रीज हों जो उसके नदरन और सदरन साइड्स पर थोड़े से मजबूत है। इसी तरह सदरन साइड्स पर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को दिया गया, इसी तरह नदरन साइड्स पर उसकी नेदरलैंड्स और ब्रुसेल्स जो है, बेल्जियम जो है, उसको इकट्ठा कर दिया गया। अब ये सारा सिस्टम हुआ, ठीक है। तो फिर हम ज़ाहिर कल इसको देखेंगे, ये सारा काम हुआ कांग्रेस हो जाएंगे, ये फिर हम इसको कर लेंगे, ठीक। यहाँ तक बस। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, एनी क्वेश्चन।